तो उसके पहले हम लोग कुछ जानकारी लोगों को दे दें, खास करके आपके माध्यम से कैंडिडेट्स को जानकारी बहुत आवश्यक है। पहली बात कि हर बार की तरह 1 घंटा पूर्व सेंटर पर एंट्री बंद हो जाएगा। तो और इस बार हम लोग एंट्री के समय बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन ज़्यादा स्ट्रिक्टली करेंगे, क्योंकि हम लोग का ये प्रयास है कि अगर कोई भी इम्पर्सनेशन, कोई भी मुन्ना भाई अगर हैं तो परीक्षा के दौरान ही हम लोग पकड़ लें। इसलिए हम लोग एंट्री के समय में ही काफ़ी सतर्कतापूर्वक उनकी बायोमेट्रिक चेकिंग की जाएगी। उसमें ज़्यादा समय लगना स्वाभाविक है और इसलिए हम सबसे आपके माध्यम से सभी अभ्यर्थियों से अनुरोध करेंगे कि वो लोग पर्याप्त मार्जिन रखते हुए पहले ही पहुंच जाएं सेंटर पर और अपना जगह ले लें। दूसरा कि पिछले बार कैंडिडेट्स लोगों ने कई तरह की गलतियां किया था, जैसे रोल नंबर की गलती एक बहुत प्रमुख गलती थी। कोई एक डिजिट छूट गया, कभी कोई दूसरा डिजिट छूट गया, कोई गलत लिखा गया। तो इसके कारण से जो कठिनाई हुई थी, तो इस बार लोगों ने उनके एडमिट कार्ड में, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ये एडमिट कार्ड का एक नमूना है। ये एडमिट कार्ड में ही यहाँ पर बना हुआ है, उनको अपना रोल नंबर अपना रंगने के लिए। इसमें कोई ऐसा कोई अजूबा चीज़ नहीं है जिसके लिए आपको फ़ोटो खींचने की ज़रूरत पड़े, लेकिन ये उनके लिए है कि अगर वो अपने घर पर बैठे हुए ठंडे दिमाग से, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में प्रेशर में, तनाव में आकर के वो कई गलती कर देते हैं, इसलिए वो पहले ही अपना रोल नंबर लिख करके और गोला बना लें, गोला को रंग लें सही तरीके से। घर में है तो अपना जितने बार उसको करेक्शन करना अपना कर लें वो, और उसके बाद वो उसी को लेकर के आए वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में, और फिर वो उसी गोला के हिसाब से OMR शीट में गोला बैठाएं, तो गलती नहीं होगी, चांसेस कम है गलती होने का। दूसरा, पिछले बार हम लोगों ने देखा था कि वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गलत डाल दिए, और हम लोगों के पास में ऐसे कंप्लेन भी आते हैं कि भाई हमने तो ये, हमारा तो नंबर कम हो गया, लेकिन कई लोगों ने जैसे हिंदी और उर्दू बांग्ला जो भी सेलेक्ट करना था तीनों रंग दिया है। अब आप सुनते रहिए उसमें बैठ कर कि कौन सही है कौन गलत है, और उसके नेचुरली अगर उसका सिलेक्शन नहीं हुआ तो अब कंप्लेन का रोने लग की स्थिति हो जाती है। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके हम लोगों ने इस बार पहले ही साफ कर दिया कि हम आवेदन में जो लेंगे, जो आप ठंडे दिमाग से, क्योंकि आप आवेदन भर रहे हैं तो आप ठंडे दिमाग से अपना भर रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चुन रहे हैं आप उसी समय चुन लें आराम से। और एग्जामिनेशन हॉल में हम कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपसे नहीं पूछेंगे, क्योंकि हम पूछते हैं आप गलती करते हैं, फिर उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस होता है। आपकी सहूलियत के लिए, मतलब अभ्यर्थियों की सहूलियत के लिए कि उसने क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चुना है। वैसे तो हम लोग एडमिट कार्ड इतना नज़दीक है इसलिए उसको याद तो होना चाहिए कि उसने क्या चुना है, लेकिन फिर भी अगर वो भूल गया कि हमने क्या चुना था, तो यहाँ पर जैसे मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर इसका सोशल साइंस का पेपर जैसे है, तो उस नमूना है ये, वैसे रियल केस ही है लेकिन है नमूना के लिए है। हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस, इसमें उसका कॉम्बिनेशन अंकित है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर कोई भूल भी गया हो, अगर वो कि उसको हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस क्या कॉम्बिनेशन चूज करना है, किसका आंसर देना है, क्योंकि इसके बुकलेट में हिस्ट्री का भी क्वेश्चन रहेगा, पॉलिटिकल साइंस का भी रहेगा, ज्योग्राफी का भी रहेगा और इकोनॉमिक्स का भी रहेगा, लेकिन उसको करना है हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस के। और अगर हिस्ट्री पहले है तो पहला 40 क्वेश्चन जो होगा, मतलब मेन कॉम्बिनेशन पार्ट का, वो हिस्ट्री का करना है, और दूसरा पॉलिटिकल साइंस है तो अंतिम 40 क्वेश्चन जो होगा वो पॉलिटिकल साइंस का ही करना है उसको, क्योंकि जिस सीक्वेंस में यहाँ पर लिखा हुआ है, जिस सीक्वेंस में उसने भरा है, इसी सीक्वेंस में उसको आंसर करना है। और ये सीक्वेंस वहाँ पर दिया हुआ है जो उसने भरा है कि पार्ट ए में हम हिस्ट्री एंड पार्ट बी में हम पॉलिटिकल साइंस, तो उसको उसी हिसाब से प्रथम 40 जो है उसको हिस्ट्री, द्वितीय पॉलिटिकल साइंस, इस तरह से चुनना है।
150 क्वेश्चन, 160 नहीं है, 150 क्वेश्चन। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, क्योंकि आप लोग भी क्लियर रहें और अपने संपर्क में और अपने मीडिया के माध्यम से अभ्यर्थियों को भी सतर्क कर दें। वैसे है, मुझे उम्मीद है कि अभ्यर्थी ज़्यादा जानते होंगे क्योंकि उन्होंने इसकी प्रैक्टिस भी किया होगा, तो इसलिए मैं मानता हूं कि वो ज़्यादा जानते होंगे। लेकिन फिर भी आप सबकी जानकारी के लिए प्रथम 30 क्वेश्चन जो हैं किसी भी पेपर में, प्रथम 30 क्वेश्चन जो हैं वो लैंग्वेज क्वालिफाइंग के हैं, और उसके बाद जो 120 क्वेश्चन हैं, जैसे सोशल साइंस का जैसे अभी एग्जांपल ले रहे हैं, तो उसमें 40 मतलब क्वेश्चन नंबर 31 से 70 तक 40 क्वेश्चन जो हुए वो जनरल स्टडीज़ के होंगे, जो सोशल साइंस पेपर की बात मैं कर रहा हूँ। उसके बाद जो 71 से लेकर के जो 150 तक जो होंगे, तो 71 से 40 इसमें जोड़ दीजिए 110 तक, 71 से 110 तक जो होंगे, ये जो 40 क्वेश्चन होगा, इस कैंडिडेट ने चूंकि हिस्ट्री पहले चुना है, तो 71 क्वेश्चन नंबर से लेकर के 110 क्वेश्चन नंबर तक वो 40 क्वेश्चन जो है वो हिस्ट्री का क्वेश्चन देखेगा और हिस्ट्री के हिसाब से उसमें आंसर भरेगा OMR शीट में। और फिर 111 से लेकर 150 जो क्वेश्चंस होंगे वो उसको पॉलिटिकल साइंस, चूँकि इस पर लिखा हुआ है, तो वो पॉलिटिकल साइंस वाला पन्ना पलटेगा, उसका क्वेश्चंस देखेगा और 111 से 150 पॉलिटिकल साइंस भरेगा। ये सीक्वेंस है और मैं समझता हूँ कैंडिडेट्स को पर्याप्त इसमें सूझबूझ होनी चाहिए। अगर सूझबूझ नहीं होगा तो शायद शिक्षक बनने के लिए भी योग्य नहीं हो शायद वो, लेकिन इतनी सूझबूझ होगी और प्रैक्टिस किया होगा तो ज़रूर वो समझ में आ गया होगा। और चूँकि उसको स्मरण रहे, प्रेशर में कहीं भूल ना जाए कि पहले कौन सा दिया था, हिस्ट्री लिखा था, पॉलिटिकल साइंस, तो इसलिए वो यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसलिए ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब रही बात कि इसमें हम लोगों ने पहले पिछले बार भी हम लोगों ने बहुत क्लियर करके रखा था लोगों को कि हम पूरे मुस्तैदी से हम लोग चाहेंगे कि कोई कदाचार मुक्त परीक्षा हो, और इसके लिए हम लोगों ने टेक्नोलॉजी का और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का पर्याप्त इस बार व्यवस्था किया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार अगर कोई भी, अगर मुन्ना भाई जैसे अगर कुप्रयास करेंगे अगर, तो परीक्षा अवधि में ही पकड़े जाएंगे। और ये भी है कि अगर कोई अभ्यर्थी जो हैं ये भी ध्यान रखेंगे कि कोई गलती न करें अपने जो बेसिक इन्फॉर्मेशन को डालने में, जैसे रोल नंबर इन्फॉर्मेशन को डालने में। हम लोगों ने सीरीज़ को, जो क्वेश्चन सीरीज़ की भी गलती करते थे, तो क्वेश्चन सीरीज़ को इस बार हम लोगों ने हटा दिया है। इसका यह मतलब नहीं है कि क्वेश्चन अलग अलग सीरीज़ के नहीं होंगे, वो क्वेश्चन अलग अलग सीरीज़ के हैं और उसके OMR में वो प्रिंटेड रहेगा पहले से, उनको नहीं प्रिंट करना होगा। लेकिन क्वेश्चन सब अलग अलग सीरीज़ के रहेंगे और रैंडमाइज भी रहेंगे, डबल रैंडमाइज रहेगा, वो सब अपनी जगह पर है ही। अगर कोई सिस्टम में अगर वो ब्रीच करने की कोशिश करेंगे, जैसे फ्लूइड लगा करके करेंगे, डिटेक्ट होने पर अगर सिस्टम अगर उसको डिटेक्ट कर लेता है तब तो उसको वहीं पर वो आउट हो जाएगा। लेकिन अगर सिस्टम नहीं डिटेक्ट करेगा तो भी हम लोग मैनुअली भी चेक करेंगे। इसलिए उनको ध्यान रखना होगा कि भाई इस तरह का कोई कुप्रयास ना करें। कई बार लोग फ्लूइड नहीं, जैसे आजकल जैसे फ्लूइड नहीं लेके जाते हैं, चाइनीज़ पेन लेके जाने की कोशिश करेंगे, या लेकिन आप हमारे OMR में कुछ ऐसे टेक्निक लगा हुआ है इस बार कि वैसा भी कुप्रयास न करें वो, क्योंकि पकड़े जाने पर उसकी खामियाजा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और हम लोगों ने नेगेटिव मार्किंग नहीं रखा है तो हम मान के चलते हैं कि थोड़ा बहुत तो वो लोग अपना अंदाज लगा ही सकते हैं। लेकिन इस तरह का कुप्रयास बिल्कुल ना करें कि नाखून से या ब्लेड से या फ्लूइड लगा करके या चाइनीज़ पेन से इरेज करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि हम सबका मैनुअल चेकिंग करेंगे। जो सिस्टम से पकड़ लेगा तो मैनुअल चेकिंग तो होना ही है और इसमें कड़ी कार्रवाई हो जाएगी उस पर। इसलिए वो ऐसा प्रयास ना करें। और कई बार हम लोगों ने देखा है, बल्कि
इस परीक्षा में तो उतना नहीं, लेकिन किसी दूसरी परीक्षा में हम लोग देखा, बड़ा अफसोस भी हम लोगों को हुआ कि एक कैंडिडेट ने 8-9 क्वेश्चंस पर क्या किया कि उसको जैसे डाउट होता है कैंडिडेट्स को कोई आंसर पर, तो एक डॉट लगा दिया वहाँ पर, और बाद में उसने सही आंसर दिया है, लेकिन शुरू में अगर डाउट है तो वहाँ पर डॉट लगा दिया। OMR पर डॉट न लगाएं, क्योंकि वो उस कैंडिडेट के केस में हम लोग 8 से 9 क्वेश्चंस को हम लोगों ने हटा दिया। उसका करेक्ट आंसर था, लेकिन चूंकि उसने बगल में दूसरे गोला के अंदर में भी अगर डॉट लगा के रखा था, और हमने जैसा बताया कि हम मैनुअली चेकिंग करते हैं, बहुत अफसोस है मुझे कि उस कैंडिडेट को उसके कारण से नहीं हुआ। अगर कोई संशय है तो अपने बुकलेट में लगाए ना, क्वेश्चन बुकलेट में अपना गोला लगाएं, डॉट लगा दें, बाद में आप उसको भर दें, फाइन। लेकिन अगर OMR में अगर डॉट लगा देते हैं, और मेरा सिस्टम इस बार ज़्यादा तगड़ा, अपना बुकलेट में लगाएं, बाद में लगाएं, एक ही आंसर लगाएं, एक से अधिक लगाना उनके लिए आत्मघाती हो जाएगा। इसमें सर एक छात्र में आपसे आग्रह है कि पिछली बार कई जगह से कई अभ्यर्थियों ने कहा कि जो इन्विजिलेटर थे वो क्वेश्चन तक भी टिक नहीं लगाने दे रहे थे या कोई निशान नहीं, तो आप लोग क्लियर कम्युनिकेशन रखिएगा ताकि इस तरह का वो कई बार अत्यधिक हम लोग एक्टिव हो जाते हैं तो उसका भी नतीजा। देखिए, ऐसे एबरेशन जो हैं, आप इक्का दुक्का केस आप जैसे हो सकता है कि हो, उसको जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। ऐसा किसी परीक्षा में अपने क्वेश्चन बुकलेट पर उसको रफ करना, कोई कैलकुलेशन है तो अपना कैलकुलेशन कहाँ करेगा वो? अगर कोई मैथमेटिक्स का कोई सवाल है तो कैलकुलेशन करेगा ना, किसी चीज़ पर करेगा ही, तो कहाँ करेगा वो? इसलिए वो चीज़ नहीं है, वो एक बहुत एक्सट्रीम आप एग्जाम्पल दे रहे हैं, वो ऐसा कोई जनरलाइज नहीं कर सकते हैं उस चीज़ को। और मैं इसी संबंध में मैं एक जानकारी दे दूं कि आपने तो बताया कि वो ओवर स्ट्रिक्ट हो गए, लेकिन कुछ ऐसे जगह सेंटर्स में हम लोगों को, हम लोग तो हमेशा परीक्षा लेते ही रहते हैं, उसके बाद भी कई परीक्षाएं हो चुकी हैं, और अभी आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक सेंटर में जो हमारे स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल हैं, जो हमने कई बार पूर्व के अवसरों में बताया है कि कुछ कार्य हम पर्दे के सामने करते हैं और कुछ कार्य पर्दे के पीछे करते हैं, और हमारे लिए दोनों कार्य बहुत महत्वपूर्ण है, बल्कि पर्दे के पीछे का कार्य ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और उसमें अगर कोई हमारे स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल को, गाइडलाइंस को अगर उल्लंघन करते हैं तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि अभी एक सेंटर का नाम तो आपने ले लिया, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, सेंटर का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, वैसे सेंटर का नाम ले लिया इन्होंने। वहाँ के सेंटर सुपरिटेंडेंट के सेंटर सुपरिटेंडेंट को निलंबित कर दिया गया। वो हमारे एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल का एक माइनर उल्लंघन था। लेकिन होता क्या है कि अगर माइनर उल्लंघन ही कभी कभी बहुत मतलब आत्मघाती हो सकता है, उसी के कारण से पूरी परीक्षा प्रभावित हो सकती है। तो इसलिए हम लोग अपने इस पर्दे के पीछे के गाइडलाइंस खास करके, उसमें अगर कोई एक भी माइनर चूक भी किया, और ये कैसे पकड़ा है, सेंटर सुपरिटेंडेंट ने अगर गलत किया तो वो तो अपने सेंटर में तो वो ऑल इन ऑल है, फिर भी कैसे पकड़ा गया? वेरी इजी। पिछले बार से हम लोगों ने जो कैमरा TRE 1 से जो स्टार्ट किया कैमरा की व्यवस्था, वो आगे की सारी परीक्षाओं में कैमरा की व्यवस्था कर दी। TRE 1 में नहीं पकड़े गए हैं, TRE 1 की बात नहीं है ये उसके बाद एक और परीक्षा हुई है, उस परीक्षा में उन्होंने लापरवाही बरता, हमारे जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल हैं उस प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया। वो छोटा परीक्षा ही था, लेकिन छोटी परीक्षा में ही अगर आप लापरवाही बरतते हैं तो ये एक बन जाता, कभी वो भर जाता है। आप ब्रेक बिना लगाए वो चले जा रहे हैं, जब तक चले जा रहे हैं तब तक चले जा रहे हैं, और एक्सीडेंट होगा, हम तो ब्रेक ही नहीं लगाए थे, बाकी सब चीज़ तो ठीक ही चला रहे हैं, है ना। सेंटर का नाम बता देते हैं, आपके आदमी का नाम नहीं बताया जाएगा, वो दैट इज़ नॉट करेक्ट। सेंटर का नाम बता दें। बांकीपुर गर्ल्स हाई स्कूल, बांकीपुर गर्ल्स हाई स्कूल। तो इसलिए वहाँ मैं सभी आपके मीडिया के माध्यम से सभी सेंटर सुपरिटेंडेंट को भी आगाह करना चाहूँगा कि हम लोग इस बार और
ज़ीरो टॉलरेंस पर काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि TRE-1 में माइनर प्रोटोकॉल सही तरीके से नहीं जानकारी होने के कारण से भी हो सकता है, इग्नोरेंस से भी हो सकता है और लापरवाही से भी हो सकता है। ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल की जो कहावत है, तो सब कुछ अगर ठीक से रहा तब तो ठीक ही रहा। लेकिन आदमी अगर कोई इंश्योरेंस कराता है तो किस लिए कराता है? सर उस संभावना को देख कर ही कराता है ना। कमला नेहरू का 2 वीक्षक को हम लोग यहाँ से उसको कार्य मुक्त किए हैं, स्पष्टीकरण भी किए हैं सर इसी एग्जाम हाँ नहीं, TRE-1 के बाद TRE-1 के बाद मैंने कहने का मतलब है कि जो पर्यवेक्षण हम लोग कर रहे हैं, जो हम लोग लगाए हैं, ऐसा नहीं है कि मुखौटा है। मेरे कहने का मतलब उस पर हम लोग एक्शन भी ले रहे हैं। TRE-1 के भी एक सेंटर को हम लोगों ने इस बार डिलिस्ट कर दिया। 2 सेंटर को डिलिस्ट कर दिया और उस पर शोकॉज ही पूछा गया है, इसलिए कि हम लोगों ने पाया कि इन्विजिलेशन जो है वो, आप लोग में से कुछ लोग हम समझते हैं कि कमांड एंड कंट्रोल रूम में उस समय होंगे भी, शायद आप लोग भी शायद देखे होंगे कि एक उस अभ्यर्थी पर हम लोग यहाँ से बार बार कह रहे हैं कि तुम उसको जाकर पकड़ो, दोनों बैठ करके आपस में बैठ करके मिलान करके लिख रहा है, और इन्विजिलेटर जाता था बार बार और उस जगह पर नहीं देख करके उसके दूसरे तरफ देखता रहता था। अच्छा सर, यहाँ से आप बोलते थे? यहाँ से हम लोग इंस्ट्रक्शन दिए हैं, फिर भी इन्विजिलेटर उस काम को नहीं कर रहा है, तब हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को वो पूरा वीडियो क्लिपिंग भेज दिया यहाँ से, और उस वीडियो क्लिपिंग फिर वहाँ से मजिस्ट्रेट लोग गए, उन दोनों अभ्यर्थियों को बाहर निकाला गया। वो तो खैर गए ही गए, उस पूरे सेंटर को हम लोग ब्लैक लिस्ट कर दिए। जिला बता दीजिए। छपरा जिला का है और दूसरा पटना जिला का। हाँ, उसको हटा दिया, अब नहीं ले रहे हैं उसको। ब्लैक लिस्ट कर दिया, सेंटर ब्लैक लिस्ट कर दिया हम लोगों ने कि भाई वहाँ पर एक इन्विजिलेटर बार बार, हम लोग यहाँ से इंस्ट्रक्शन हम लोग सब लोग देख रहे थे, आपके कुछ लोग साथी लोग होंगे उस समय कमांड एंड कंट्रोल रूम में। मैं इतनी बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सभी कैमरा की नज़र में है, और इस बार हम लोगों ने कुछ अतिरिक्त कैमरा भी लगाया है, क्योंकि हमें जहाँ लगा कि जहाँ डार्क स्पॉट्स हैं उनको कवर करने के लिए हम लोगों ने बेहतर व्यवस्था करने के लिए किया। आप लोगों ने देखा होगा कि इस बार हम लोगों ने नंबर ऑफ सेंटर्स भी, हम लोग जिला भी हम लोग उसी हिसाब से थोड़ा कम किए हैं, क्योंकि मैनेजमेंट बेटर रहे, कंट्रोल रूम भी बेटर तरीके से हो सके, इसलिए नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स भी कम किए। सर कितने जिले हो रही परीक्षा और किसके मुकाबले इस बार? 28 जिले हैं ना, आपको दिए हैं 28 जिले हैं, कागज दे दिए। 28 जिले हैं। तो इस हम लोग सेंटर 660, वो आंकड़े मिल जाएंगे, वो आंकड़े तो मिल जाएंगे एग्जैक्टली क्या है। अलग अलग दिन अलग अलग भी है, क्योंकि पहला दिन तो बहुत कम है, सिर्फ पटना में ही है, फिर 8 और 9 अलग अलग संख्या सबसे ज़्यादा है, फिर 14-15 कम है, तो इसीलिए वो अलग अलग दिन अलग अलग सेंटर्स हैं। मैक्सिमम हम समझते हैं 660 गया, 660 गया है। डिटेल सब सेंटर्स है, बता दें। डिटेल सब सेंटर्स जो है पटना में जो है, अलग अलग टोटल बता दीजिए, डेज वाइज। तो डेज वाइज बता दे रहे हैं। 7 नहीं, टोटल सभी मिला के हमारे पास है, ग्रैंड टोटल बताते हैं। पटना में 76 है, भोजपुर में 93 है, औरंगाबाद में 38 है, और बांका में डिस्ट्रिक्ट वाइज बताएंगे। हाँ, बांका में 34 है, बेगूसराय में 59 है, भागलपुर में 102 है, बक्सर में 16 है, दरभंगा में 100 है, ईस्ट चंपारण मोतिहारी में 34 है, गोपालगंज में 23 है, जहानाबाद में 29 है, कटिहार में 40 है, खगड़िया में 28 है, लखीसराय में 28 है, मधुबनी में 36 है, मुंगेर में 34 है, मुजफ्फरपुर में 169, और नालंदा में 71, नवादा में 36, पूर्णिया में 111, रोहतास में 49, सहरसा में 32, समस्तीपुर में 26, सारण में है 84, सीतामढ़ी में 29, सीवान में 41, वैशाली में 27, वेस्ट चंपारण में 29। टोटल इस तरह से डिफरेंट डेट का अगर मिला ये जो है ये सेंटर इनटू डेज,
सेंटर इनटू डेज करके, सेंटर डेज है, सेंटर डेज है। मैं बता देता हूँ। आप टोटल देखिए, मैंने जैसे बताया कि अलग अलग दिन हमारे अलग अलग नंबर ऑफ सेंटर्स हैं। मैक्सिमम जो सेंटर्स गया है 9 तारीख को गया है वो 555 है और 8 तारीख को 396 है। हाँ ठीक है। और ये जो अभी पहले जो ब्रेकअप जो दिया गया वो चारों जितने दिन है सभी दिन का मिला करके टोटल नंबर ऑफ सेंटर इनटू डेज जो हो रहे हैं वो दिया गया था। और अगर पूरे 555 जो हैं वो मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंटर्स एक दिन हुआ है। अगर डेट वाइज नोट करना चाहते हैं तो 7 तारीख को 3 सेंटर है, पटना में ही है सिर्फ। हाँ 7 तारीख को नहीं 7 तारीख को 4 सेंटर है। सेंटर आपको डिस्क्लोज करना जरूरत नहीं है, कैंडिडेट को ही मालूम होना 8 तारीख को 396 है, 9 तारीख को 555 है, 10 तारीख को 151 है, 14 तारीख को 184 है और 15 तारीख को 184 है। टोटल सब मिला दीजिएगा तो 1474 है। 15 का 184 फिजिकल नंबर यही है। हाँ फिजिकल नंबर यही है, ये तो क्यूमुलेटिव नंबर हाँ सेंटर वाला सेलेक्ट करवा दीजिएगा। हैं? आप ग्रुप कैसे डाल दीजिए? अच्छा ठीक है, डाल देंगे। लेकिन उसमें समझने वाली बात है कि फिजिकल नंबर ऑफ सेंटर्स जो है वो 555 ही मैक्सिमम है। और एक प्रश्न ये है कि बिहार के एक मिनट सर का पूरा हो जाने दीजिए तो नहीं, मैं ओवर हो गया हूँ। आप लोगों को पूछना है तो आप सर बिहार के कितने अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है और क्या ये आंकड़ा है कि राज्य भर कितने जो दूसरे राज्य के कितने अभ्यर्थियों का है? देखिए मैं नहीं एक मिनट ये राज्य विभाजन वाली बात मत करें आप, देश विभाजन वाली बात मत करें। वो उसका जवाब मैं नहीं दूंगा, इसका डाटा उसका डेटा नहीं दिया जाएगा। महिला पुरुष वो ब्रेकअप अभी किया गया है, वो भी ब्रेकअप किया नहीं गया है। नियोजित टीचर का होगा, ब्रेकअप होगा तो सबका निकलेगा एक साथ। देखिए आप लोग के पास फुर्सत हो सकता है बहुत चीज़ पता करने का, पूछने के लिए। हमारे पास अभी हमारे हाथ बंधे हुए हैं। आपने देखा भी होगा कि अभी हम लोग और आज भी शायद एक रिजल्ट हम लोग निकालने जा रहे हैं जो काफ़ी चिर प्रतीक्षित था। लॉन्ग पेंडिंग रिजल्ट्स हम लोगों ने कितना इस बीच में निकाला। हम लोगों को जो सांस लेने का जो समय मिला उसी समय में हम लोगों ने कई रिजल्ट धड़ाधड़ निकाला है और आज भी एक रिजल्ट निकलेगा और कुछ इंटरव्यू भी इस बीच में हुआ। हम लोग अभी इतने विश्लेषण नहीं करते हैं और हमें इस विश्लेषण करने की आवश्यकता भी नहीं है। और मैं तो राज्य के अंदर और राज्य के बाहर का विश्लेषण करने के सख्त विरोधी हूँ, क्योंकि देश एक है, हम लोग उसको अलग अलग विभाजित नहीं कर सकते। अच्छा सर, इससे अलग है बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट भी हैं जिनको कि जैसे कि वो प्राइमरी में सेलेक्ट हुए या मार्केट में सेलेक्ट हुए और उसी कैटेगरी में दोबारा एग्जाम दे रहे हैं क्योंकि उनको अपने पसंद का जिला नहीं मिला। तो क्या आप उनके रिजल्ट को रोकेंगे? आपके पास में ऐसा कोई मतलब संपुष्ट करके मतलब आधिकारिक टाइप से है इंफॉर्मेशन की जनरल बात पूछ रहे हैं आप? नहीं मैं जानता हूँ तो दैट इज हिज चॉइस। इसमें मतलब रोक नहीं, इस पर क्यों रोक लगाएंगे हम? दे सकते हैं हम रिजल्ट। अरे किसी ने आईएएस देने के बाद भी उसने किसी ने आईपीएस जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, कहाँ कोई रोक है? नहीं वो सेम कैटेगरी में ही क्या फर्क है? जिला उनका मिला है। वो अगर एक्सट्रीम रिएक्शन वाले जो अगर वैसे हैं उनका विवेक, उनको हम लोग कोई ऐसा बंधन नहीं है। हम लोग अभी प्रतिबंध नहीं लगा रहे हैं।